today the chapter which we are going to do is basic concepts of macroeconomics. Okay, this is the chapter. आप देख सकते हैं इसको, ये वाला चैप्टर आज हम लोग करने वाले. Can you see the screen now? Okay, तो यस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए. ठीक है, जब हम लोग को नेशनल इनकम निकालना पड़ता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है. आप इसको कुछ ऐसा समझो कि सपोज कर लो कि मेरे को इंडिया में अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये जितना हम लोग को लगता है ना आसान है, उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डबल कोइंसिडेंस बहुत सारे यहाँ पर होते रहते हैं, है ना. जैसे बहुत सारे लोग जब इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गर्व सुराना एक तो क्रिकेट प्लेयर है. ओके, नाउ गर्व सुराना अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगा, ठीक है, तो वहां पर सपोज कर लो इसने एक मैन ऑफ द मैच जीता. ठीक है, या उसको वहां पर इंग्लैंड जी वहां पे सरकार ने इसको कोई प्रेजेंट दिया. नाउ वो इनकम क्या इंडिया का इनकम होगा या ब्रिटेन का इनकम होगा, ये सोचना पड़ेगा, है ना. सिमिलरली जब ब्रिटिश प्लेयर लोग यहाँ पर आके आईपीएल खेलते हैं या ऑस्ट्रेलियन लोग आईपीएल खेलते हैं, तो क्या उनको यहाँ टैक्स देना चाहिए कि उनको ऑस्ट्रेलिया में टैक्स देना चाहिए, सोचने वाला बात है ना. जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे हम लोग ही फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के जो वीडियो में इनकम होता है तो हमको टैक्स कहाँ देना होगा, अमेरिका में देना होगा या यहाँ देना होगा, है कि नहीं. अ, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया, हमारी जो फ्लाइट है, अब एक तो एयर इंडिया यहाँ से पैसेंजर्स लेकर अमेरिका जा रहा है. ठीक है, अब यहाँ से वो अमेरिका जा रहा है, तो सोचने वाली बात है वो जो अमेरिकन जो टिकट लेंगे उसका टैक्स कहाँ कटेगा, वो इनकम किसका है, वो इंडिया का है या अमेरिका का है ना. या फिर जब वो रिटर्न जर्नी में आता है, वहां से अमेरिकन इंडियंस आते हैं, वो पैसा किसका होगा, सोचने वाली बात है. बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जो फॉरेन में काम करते हैं, तो उसमें हम किसका इनकम कहाँ पर ले, है ना. कुछ लोग टेम्पररी बेसिस पे इंडिया में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट हैं. ठीक है, टूरिस्ट में यहाँ पर है, तो फिर वो जो टूरिस्ट है उनको हम क्या माने, क्या वो इंडियंस हैं कि नहीं है ना. बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया में पैसा कमा रही है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हट, डोमिनोज, जो कि सब फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में पैसा कमा रही है. उसका टैक्स कहाँ लगना चाहिए, वहां लगना चाहिए कि यहाँ लगना चाहिए, समझ में रहा. ऐसे बहुत सारे क्या नाम है, आप देखोगे कि झमेले हैं जिसको हम लोग को क्लैरिफाई करना है बिफोर वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम. फेयर इनफ, सही बात है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स तो है ना. तो इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट जो है ना इसको क्लियर करना है हम लोग इस चैप्टर में. तो अगर आप जब तक ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू ट्राई, और ये हम लोग पार्ट्स में करेंगे, हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट टू गो डीप इनटू दिस. ये आईएससी में तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम कैलकुलेशन के ऊपर में. ठीक है, तो आपको ये अभी से क्लियर करना पड़ेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू गो रियली स्लो. ठीक है, सो दैट यू पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये अभी के लिए काम नहीं आएगा, तुम लोग जब अभी थोड़े बड़े होगे. ठीक, माने अभी तुम लोग जैसे सीए करोगे, है ना, सीए में भी जब तुम लोग टैक्स कैलकुलेट करोगे या अपना फर्दर स्टडीज करोगे, तो आपको ये सारे कंसेप्ट के बारे में सोचना पड़ेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं, यार डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है, या इकोनॉमिक टेरिटरी. नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया इंडिया का टेरिटरी, है ना. तो अगर सपोज कर लो हम ये इंडिया, ये कौन सा इंडिया बना दिया मैंने. ठीक है, सपोज कर लो अगर हम ये इंडिया एक्ट रफली ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो मेरा इंडिया का जो टेरिटरी है ये, प्लस यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार भी अगर हम ज्वाइन करें. ठीक है, तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये होता है विच एवर इज इनसाइड इंडिया, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर हम बेसिकली बात करें इकोनॉमिक टेरिटरी की. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स यहाँ, है ना. तो हम लोग को ये देखना है कि इस डोमेस्टिक टेरिटरी में मेरा कमर्शियली कौन सा फीजिबल टेरिटरी है, हमारे कहाँ से पैसा का इनकम को हमको पकड़ना है. सो वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट इकोनॉमिक टेरिटरी बिकॉज वी आर मोर और लेस कंसर्न विद मनी है ना, रेवेन्यू से हम रिलेटेड है, इसी के लिए हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल रहे हैं. समझ में आ रहा बात को. सो जैसे यहाँ बोल रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना. माने कौन सा एरिया हमारा है जिसको हम इनकम माने. समझ में आ रही बात को, माने कौन सा एरिया, कहाँ कौन से इंडिया का पार्ट जहां से इंडिया में इनकम आ रही है, उसको रियलाइज करना, उसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, इन लेमन्स लैंग्वेज डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री. ठीक है, जनरली अगर आप किसी ऐसे आदमी को बोलोगे, जैसे अगर आप किसी साइंस के स्टूडेंट से पूछोगे, द पर्सन हु इज नॉट स्टडीड इकोनॉमिक्स, है ना, जिसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, उससे अगर आप पूछोगे कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा, तो बोलेगा जो भी इंडिया के अंदर में एरिया है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है. कॉमन सेंस है ना, पर जो इंडिया का एरिया है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है. लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
हम लोग का ये थोड़ा वाइडर टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन अ वाइडर सेंस, ठीक है। इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर, जैसे हमारा जो पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब हमारा जो देश की सीमाएं हैं, वो तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है ही, उसके अलावा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी और इंक्लूड क्या क्या करते हैं, मैंने और क्या क्या चीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी समझेंगे, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्व कुमार सुराना ने एक तो एरोप्लेन या एयरप्लेन की इंडस्ट्री ओन कर ली, मान लो किंगफिशर इसी का होता, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो किंगफिशर तो बहुत सारी टेरिटरी में काम कर रहा था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में जाता था आता था, यहाँ यूएई में जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, या बहुत सारी जगह जाता था, ठीक है। तो वो जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन करता है किंगफिशर, जो कि एक इंडियन आदमी था यानी गर्व सुमारा, एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट का भी मतलब अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्री, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसका मतलब हमारा जहाज जहां पर भी जा रहा है और जहां पर भी लैंड कर रहा है या जहां से टेक ऑफ करके वापस यहाँ आ रहा है, वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब वो इंडिया का इनकम में कैलकुलेट होगा। समझ में आ रही बात को? माने अगर गर्व के एरोप्लेन में, अगर गर्व यहाँ का किंगफिशर का मालिक है, विजय माल्या ले लेते हैं, वो किंगफिशर का मालिक था, तो जो भी आदमी किंगफिशर से बैठ के अमेरिका जाएगा या अमेरिकन कोई इंडिया आएगा, तो जो भी उस एरोप्लेन का जो इनकम होगा वो इंडियन इनकम माना जाएगा। सिमिलरली फॉर द शिप, ठीक है, अगर कोई क्रूज पे जा रहा है, कोई इंडियन शिप है, इंडियन रेसिडेंट का शिप है वो यूरोप के क्रूज पे जा रहा है, ठीक है, तो उसका जितना भी इनकम होगा वो किसका इनकम माना जाएगा, इंडिया का इनकम, बिकॉज इट इज इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो इससे झमेला खत्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलेगा भाई ये तो आपका प्लेन है, पाकिस्तान, पाकिस्तानी लोग तो जानते हैं, ऐसा पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लो सपोज करो कोई इंडियन एयरलाइंस का प्लेन पाकिस्तान गया, वो बोलेगा यार यहाँ पर ये आया है तो यहाँ के जो लाहौर से लोग जा रहे हैं उसका पैसा हमको पाकिस्तान को, इसका टैक्स नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली अगर पाकिस्तान का एरोप्लेन कोई न्यू दिल्ली में लैंड करता है और न्यू दिल्ली से वापस पाकिस्तान जाता है, तो उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो पाकिस्तान का ही डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाएगा, नॉट इन इंडिया। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? तुम लोग सब Yes, अपना माइक क्यों बंद कर लेता है यार, इससे फ्लो टूट जाता है, ठीक है। समझ में आ गया सबके? yes, sir. Yes, sir. तो अनुष्का, कैन यू रीड फ्रॉम हियर फॉर एग्जांपल से लेके यहाँ तक, जिससे हम भी थोड़ा सा ब्रीथ कर ले। Okay, sir. For example, planes operated by Air India between Russia and Japan are part of the domestic territory of India. Similarly, planes operated by Singapore Airways between India and Japan are a part of the domestic territory of Singapore. क्लियर एवरीबडी, है ना। तो ये झमेला खत्म हो गया, अब घर तुमको एरोप्लेन का इंडस्ट्री चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम जो भी करोगे इंडिया से वो इंडिया का ही हो, ठीक है। सेकेंडली हम लोग बात कर लेते हैं फिशिंग वेसल, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters whether they have exclusive where they have exclusive rights of operation, ठीक है। मान लो इंटरनेशनल वाटर्स जो होता है ना, दैट इज बेसिकली उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जैसे इंडिया के जो फार्मर्स, इंडिया के जो फिशर्स हैं, उनके पास ये लाइसेंस है कि वो लोग कितनी दूर तक जाके फिशिंग कर सकते हैं, है ना। तो तुम देखो कभी कभी वो लोग फिशिंग करते हैं तो वो लोग काफी, इंडिया के जो हद है उसकी ऑब्वियसली जो ओशन है वो इंडिया के अंदर तो है नहीं ना, इंडिया के जो टेरिटरी है उसके अंदर तो है नहीं, ओशंस तो पानी है, वो तो लैंड के बाहर ही है ना। लेकिन कितना कितना एरिया है इंडियन ओशन का जो हम ओन करते हैं? कैन इंडियन सेज कि सारा इंडियन ओशन हमारा है? No. ऐसा तो नहीं है, सारा पैसिफिक ओशन अमेरिका का थोड़ी है ना। अब जैसे साउथ चाइना सी जो है वो थोड़ी ना, क्या नाम है, चाइना का हो गया, उसमें तो पूरी वर्ल्ड का इंटरनेशनल है ना वाटर्स, तो पूरी वर्ल्ड का क्या नाम है उसके अंदर राइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई फिशरमैन है वो जाके फिशिंग करता है तो झगड़ा हो सकता है, कोई बोलेगा यार ये तो मेरा एरिया है, कोई बोलेगा ये मेरा एरिया है, किसका एरिया है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन से डिसाइड होता है कि किसका कितना तक रेंज है, कौन कितना तक फिशिंग कर सकता है ना। लेकिन अगर मेरा एरिया, मेरा अगर उसमें एक्सक्लूसिव राइट है, और अगर मेरा शिप, वो तो इंडिया के बाहर हो गया ना, समझ में आ रही है मेरी बात, प्रॉब्लम क्या है। जैसे सपोज कर लो ये इंडिया है और यहाँ पर कोई, जैसे हमारा बॉम्बे हाई है ना जहाँ से हम पेट्रोल निकालते हैं, दैट इज नॉट इन द, बेसिकली वो हमारे फिजिकल टेरिटरी में तो नहीं है, है ना, वो तो इंडिया से दूर में है ना हमारा बॉम्बे हाई।
लेकिन वो हमारा इंटरनेशनल वाटर में उसमें हमारा राइट्स है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम वहां तक यूज कर सकते हैं। तो वहां की जो इनकम हो रही है, मुंबई हाई का जो पेट्रोल है वो इंटरनेशनल पेट्रोल नहीं है, वो इंडिया का पेट्रोल है, समझ गया, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, ठीक है। तो उसका जो इनकम होगा वो इंडिया का नेशनल इनकम में ऐड होगा, उस पर जो टैक्स होगा वो इंडियन टैक्स लेंगे। समझ में आ गया बात को? तुम देखिएगा कभी कभी यस तुम सर। सुनेगा ऐसा न्यूज आता है कि इंडिया का फिशरमैन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया, या पाकिस्तानी फिशरमैन को इंडियंस ने पकड़ लिया। ये जनरली गुजरात के साइड में होता है ना, क्योंकि हमारा गुजरात अगर आप नोट करोगे कुछ इस तरह से, और यहीं पर पास में पाकिस्तान है, तो हमारा कोई शिपिंग वेसल है वो थोड़ा सा आगे चला गया, ठीक है, माने पानी के अंदर कैसे मालूम पड़ेगा, पानी के अंदर तो बाउंड्रीज है नहीं, है ना, तो वो जाते जाते थोड़ा आगे चला गया, तो पाकिस्तानी ने बोला ये हमारा इंटरनेशनल वाटर, यहाँ से हमारा चालू होता है, तो आप नहीं जा सकते, तो वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, काफी झमेला चलता रहता है। लेकिन कहने का मतलब है जहां तक हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, वहां पर जो भी इनकम होगा वो हमारा इंडियन इनकम में ऐड होगा, ठीक है, और वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, जबकि वो फिजिकली हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है कि नहीं? समझ में आया बात को? यस यस। Yes. चलो फॉर एग्जाम्पल रीड करो अनुष्का, वरुणी, सॉरी। For example, fishing boats operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean are considered like a part of domestic territory of India. क्लियर हो गया सबको ये 2 पॉइंट? ठीक है, तो कौन सा 2 पॉइंट मैंने बताया तुम लोग को, बताओ मेरे को। अभी हम लोग क्या क्या चीज को क्लियर किया कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? And second, water. पहला वाला हमने क्या दिया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। शिप माने जो हमारा क्रूज पे जाता है शिप्स, वो सारे शिप्स, ठीक है। हमारे जो ये ट्रैवलिंग के शिप्स होते हैं ना, जो हमारे लगेज वाले भी होते हैं ना, जो जो सामान को भी फेरी करते हैं यहाँ से वहां पर, वो भी हमारा ही शिप है, उसका भी इनकम हमारा ही होगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट भी, जो एक नॉर्मल रेसिडेंट जो है, नॉर्मल रेसिडेंट माने जो इंडिया में रहता है, जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में है, उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर करता है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। समझ में आ गया बात को? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमको पता है जो एम्बेसीज होती है ना, जैसे अभी तुम देखिएगा लंदन में, अभी तुम लोग देखा नया एक न्यूज आया था, लंदन में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां पे खालिस्तानी लोग ने जाके इंडिया का फ्लैग हटा दिया वहां से, पता होगा, अभी तो बहुत हॉट न्यूज है ये, है ना। तो वो जो एम्बेसी की बिल्डिंग है ना, और वो जो लैंड है जिसपे एम्बेसी है, माने जितना एरिया में इंडियन एम्बेसी है, वो लंदन में होकर भी लंदन का नहीं है, वो हमारा है। क्या समझे बात को? क्या समझे आपको? दिस इज इंडिया इन अनदर कंट्री, अंडरस्टूड? ये टोटल इंडिया ही है, माने इंडियन एम्बेसी का जितना भी पैरामीटर है जहां पर इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड है, वो इंडियन एम्बेसी टेक्निकली डजंट बिलोंग टू इंग्लैंड, जबकि वो ब्रिटेन में है, बट इट डजंट बिलोंग टू इंग्लैंड। वो जमीन हमारे को दे दी गई है, वो जमीन हमारी है, समझ में आ गया? जैसे पाकिस्तान अपना एम्बेसी बेच रहा है जो उसका एम्बेसी है बाहर, वो उसको बेच रहा है, क्यों बेच रहा है वो? अरे उसकी जगह है तभी ना बेच रहा है वो उसको, समझ में आ रहा है? तो इंडियन एम्बेसी इज ओन्ड बाय इंडिया, अंडरस्टूड? तो है तुम्हारे कैसा ब्रिटेन में, तो आपका कैसे हो गया? ये एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली जो ब्रिटिश लोग का एम्बेसी है इंडिया में, जैसे ब्रिटिश एम्बेसी कोलकाता में भी है, ठीक है, तो वो जो एम्बेसी का जो पैरामीटर है, वो पूरी की पूरी एम्बेसी, वो जो लैंड है वो किसकी है? वो ब्रिटिश लैंड है, दैट इज नॉट इंडियन लैंड। समझ में आ गया बात को? समझ यस में आ रहा सर। बात को? अब इसमें एक बात और भी है कि हम एक तो जैसे हम लोग का एक तो डील होता है कि हमारी एम्बेसी को ब्रिटिश लोग प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि हम तो नहीं दे सकते इतनी दूर प्रोटेक्शन ना। तो ये ब्रिटिश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी एम्बेसी के लोगों को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और उनकी एम्बेसी के लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसे ही जनरल, माने ये यही यही क्या नाम है, फेयर फेयर चीज है। अब हम इंडियन आर्मी तो नहीं भेज सकते हमारी वहां की एम्बेसी को कंट्रोल करने के लिए ना, तो उनके जो पुलिस है उनको हमारी एम्बेसी को सब वो करना चाहिए, माने प्रोटेक्शन देना चाहिए, एंड वाइस वर्सा वी आल्सो डू दैट फॉर देम, अंडरस्टूड? अब इसके अंदर अगर कोई आदमी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अनुष्का पढ़ लिख के बहुत बहुत पढ़ लिख गई और आईएएस ऑफिसर बन गई, ठीक है, और एक तो डिप्लोमेट बन गई, एम्बेसडर बन गई, ठीक है। अब ये जाकर वहां पर काम कर रही है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रही है ना, तो इसकी जो सैलरी है ना, अब इसकी सैलरी जो है, क्योंकि ये बहुत जन कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि तो ब्रिटेन में है, तो क्या ब्रिटेन का इनकम है कि इंडिया इनकम है? तो ये क्लियर कर लो कि ये एम्बेसी हमारी है, ठीक है, ये लैंड भी हमारा है, तो ये इनकम भी इंडिया का नेशनल इनकम है। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ गया? सिमिलरली कोई अगर ब्रिटिश आदमी वो अपनी एम्बेसी में काम करता है, तो वो इनकम किसकी होगी? वो ब्रिटिश की ब्रिटेन। इनकम होगी। समझ में आ गया बात को? क्लैरिटी? यस
ठीक है, सर तो ये बहुत, पेमेंट तो होगा इंडिया को होगा ना? हाँ वो इंडिया का होगा ना। तो इंडियंस अगर वैसे जो इंडिया का रेसिडेंट है वो अगर जाके वहां पे काम कर रहा है, वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, एक्चुअली तुम उसको ऐसा समझो वो इंडिया में ही काम कर रहा है, समझ गया? तुमको पता है ये हम लोग एम्बेसी क्यों बनाते हैं? एम्बेसी हम इसके लिए बनाते हैं कि मान लो अगर तुम सपोज कर लो ब्रिटेन गए घूमने के लिए और तुम्हारा लगेज चोरी हो गया या किसी भी रीजन से तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो गया वहां पर, तो वहां पर तो तुम किसी को जानते हो, मान लो तुम्हारा पासपोर्ट था उसके अंदर में, है ना, तुम्हारा वीजा पासपोर्ट सब तुम्हारा अगर चोरी हो जाता है मान लो, ठीक है, तुम्हारे पास कैश वैश सब चोरी होता, तो तुम क्या करोगे? तुम तो मैंने दूसरे देश में जाके एकदम क्या नाम है स्ट्रेच आउट हो जाओगी, तुम तो परेशान हो जाओगी। तो बेस्ट थिंग तुम्हारे लिए करने के लिए क्या है, यू गो टू द इंडियन एम्बेसी। क्योंकि अगर तुम इंडियन एम्बेसी में चली गई तो वो तुम इंडिया में आ गई, ठीक है। अब इंडिया में तो तुमको पासपोर्ट चाहिए नहीं, एंड ऑब्वियसली वहां की जो एम्बेसी वाले हैं वो तुमको वापस से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम हमारे देश के लोग हो और तुमको वापस इंडिया भेजने में वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। तो कभी भी अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहां पर अगर हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू गो टू द एम्बेसी ऑफ योर कंट्री। समझ आ गई बात को? सर आई हैव एक गर्व क्या कर रहा है, आवाज कम, क्या इतना गंदा आवाज तेरे माइक से? हाँ वरुणी बोलो। सर जो इंडियन एम्बेसी है वो टैक्सेस तो पे करते होंगे, तो वो मतलब अपने जो भी रिस्पेक्टेड जगह पे जहाँ भी वो लोकेटेड है, तो वो उनको टैक्स तो उनकी कंट्री को पे करते होंगे ना? वो क्यों करेंगे टैक्स पे, वो तो इंडिया में ही है, वो तो इंडिया है ना। नहीं सर, जो एम्बेसी है लाइक जो एम्बेसी एम्बेसी का तो बात। हमारी है ना, इंडियन एम्बेसी तो इंडियंस की है। हम तो हमने तो वो जमीन खरीद ली, वो जमीन अच्छा, हमारी है, हम उसका रेंट वेंट कुछ वो तो सब इंडिया है, मैंने ऐसा सोच लो दिमाग में कि वो इंडिया ही है। वो टैक्स टैक्स पे तो हम करना इंडिया को पड़ता ही देंगे, इंडिया का इनकम है ना सारा, जो भी होगा वो इंडियन इनकम है, वो हमारा इंडिया का मैंने नेशनल इनकम में ऐड होगा, ठीक है। सो एम्बेसी हुआ, हमारा कॉन्सुलेट हुआ, हमारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है, ये सब हमारी एक्सटेंडेड इंडियन टेरिटरी है। समझ में आ गया? कभी कभी कोई कोई कंट्री क्या करती है, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी दूसरे कंट्री में रखती है। फॉर एग्जांपल हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिश श्रीलंका में भी है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे रखते हैं अपनी मिलिट्री को, तो वो एरिया हम लोग को टेक्निकली दे दिया जाता है कि ये आपका एरिया है, समझ लीजिए, जिसको मेंटेन करना सब कुछ करना हमारा काम है, ठीक है। है। सर इंडिया में कोई एम्बेसी है लाइक फॉरेन की है? बहुत सारी एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, अभी ये लोग लंदन वालों ने हमारी एम्बेसी से हटाया, तो हमने इनकी एम्बेसी से हटा दिया, तुरंत हटा दिया, तो इनका 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 बैंड बच गया। क्योंकि देखो इंडिया पे तो हमला इतना होगा नहीं, पर अमेरिकन और ब्रिटिश तो बहुत ज्यादा वनरेबल है, इनके ऊपर तो कोई भी अटैक कर देगा, ये लोग तो हमेशा अटैक होने के रेडी रहते हैं। माने अगर ये तुम लोग हमको प्रोटेक्शन नहीं देगा चलेगा, पर हम तुमको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तुम नहीं चलेगा, दे डोंट हैव वेरी गुड गुडविल। अमेरिका तो सबसे ज्यादा माने डेंजर में रहता है ना, उसको तो कोई भी उस पर अटैक करा सकता है ना, उसमें तो रशिया भी करवा सकता है थ्रू पाकिस्तान या जो भी जियो पॉलिटिकल है, माने बहुत जन माने इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मारो जाके, अंडरस्टूड। तो उनको तो प्रोटेक्शन चाहिए ही, तो इन्होंने हमारा प्रोटेक्शन नहीं किया, हमने इनका प्रोटेक्शन नहीं किया, हमने अपनी अपनी सिक्योरिटी हटा ली इनके वहां से। समझ में आ गया बात को? तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो इंडिया का मतलब खाली जो इंडिया फिजिकल जो इंडिया का एरिया है वो इंडिया नहीं है, इसके अलावा इंडिया का जो एरोप्लेन जा रहा है वो भी इंडिया है, इंडिया की जो शिप जा रही है वो भी इंडिया है, इंडिया की जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो बाहर के देशों में है वो भी एक्सटेंडेड इंडिया है, वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आ गया? यस सर। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन नहीं है ना। तो अब देखो थोड़ा सा तुम लोग के मन में दुख भी होगा, लेकिन अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर में है, ठीक है, और उन्होंने एक स्पेस लेके रखा हुआ है, तो वो हमारा एरिया नहीं है, दैट इज अमेरिका इन इंडिया, अंडरस्टूड? क्लियर? तो अब अगली बार तुम अगर अमेरिकन एम्बेसी देखोगे तो तुमको इस तरह सोचना चाहिए कि यार ये इंडिया नहीं है, दिस इज अमेरिकन लैंड, ओके, बिकॉज हम लोग का ट्रीटी है, उन्होंने हमको लैंड दिया, हमने उनको लैंड दिया, हम उसको इंडिया मानते हैं, ये लोग उसको अमेरिका ही मानेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? सर वन मोर क्वेश्चन है। सर ये तो एम्बेसी लाइक अभी हमारे इंडियन एम्बेसी में जापानीज एम्बेसी है जो कि बुक है, अगर एम्बेसी के अंदर जो काम करते हैं वो इंडियन होते हैं कि वहीं के लोग होते हैं? दोनों तरफ के लोग होते हैं। अब वहां जो स्वीपर होगा वो तो अमेरिका से नहीं आएगा, है ना, और स्वीपर तो चाहिए, ठीक है, लेकिन जो वहां पे जो मेन ऑफिसर्स लोग हैं, जो मेन काम करते हैं, डिप्लोमैट्स है, वो तो अमेरिकन नहीं है, वो तो इंडियन नहीं होंगे, है ना। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे कि किसकी इनकम कहाँ पर देखी जाएगी, वी विल कम टू दैट, ओके। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वरुणी, दैट मींस योर माइंड इज वर्किंग, है ना, ओके, वेरी गुड। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कौन कौन सी नहीं है, देखो इसको ध्यान रखो। जैसे अगर एम्बेसी कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशर ऑफ फॉरेन कंट्री, है ना, फॉर एग्जांपल अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान।
और जनरली क्या होता है ना बाबू, हमारा अगर किसी का भी एम्बेसी अगर हमारा उसका यहाँ है तो हमारा उसका वहां होगा, नहीं समझा? इट्स अ बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ अ थिंग। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है कि जापान का एम्बेसी हमारे पास होगा तो हमारा जापान में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम उसको तभी एम्बेसी देंगे जब वो हमको एम्बेसी देगा, है ना? व्हाई शुड आई शेयर द लैंड, अंडरस्टूड? तो जिस जिस कंट्री से हमारी अच्छे रिलेशन होते हैं उनसे हम लोग अपनी एम्बेसी शेयर करते हैं, ठीक है? तो समझ गया? तो जापानीज एम्बेसी जो है वो इंडिया में भी है और इंडियन एम्बेसी जो है वो जापान में भी है। समझ में आ गया बात को? अब तुम देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ हुआ, डब्ल्यूएचओ हुआ, ठीक है, लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तो ऑफिस बहुत सारी कंट्रीज में है ना, वो तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, उनकी ऑफिस तो बहुत जगह है। या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस भी बहुत सारी कंट्रीज में है। तो अगर वो लोग इंडिया में कोई ऑफिस लेते हैं या इंडिया में कोई टेरिटरी है उनके पास में, तो वो भी इंडिया का एरिया नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही एरिया है। समझ में आ गया बात को? According to United Nations, economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर इंडिया का जो क्या नाम है तुम्हारा एम्बेसी है, वहां पे इंडियंस लोग को जाने के लिए वीजा या कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जिसको इंडियंस लोग बोलेंगे वो वहां चला जाएगा आराम से, और माने उसमें हमको अमेरिका का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग फ्रीली अपना सामान वहां भेज सकते हैं, वहां से मंगा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को? माने वो हमारा ही देश है, आप हमको रोक नहीं सकते वहां पर। समझ में आ रहा है बात को? चलो, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हेजी है लेकिन मैं तुम लोग के लिए इंटरप्रेट कर दूंगा, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुम लोग मेरे को बताना, ठीक है? तो थोड़ा बेटर हो जाए। अगर एक इंडियन ये है इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? नंबर वन, एन इंडियन कंपनी इन लंदन। एक इंडियन कंपनी है एक लंदन में, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? यस सर। बट सर वो गवर्नमेंट की नहीं है। वो गवर्नमेंट की नहीं है। एक इंडियन कंपनी है लंदन में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। समझ में आ रहा बात को? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कैसे होगी? एक इंडियन कंपनी वहां जाके बना रहा है, ठीक है? अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके। समझ में आ रहा बात को? ओके। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, तो इंडिया के मिशन से पूछा जा रहा है। हाँ, कि हमारे इंडिया की ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है कि नहीं है? यस। क्यों है बताओ? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इंडिया में आके एक बिजनेस खोला, जैसे अभी हम बोल रहे थे ना, हमारे एक कंपनी वहां पर खोला, तो वो हमारी टेरिटरी नहीं है, वो अमेरिका की है। तो वैसे उनकी कंपनी ने हमारे में खोला, तो हमारी एरिया है ना, हमारे एरिया में खोला, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। क्लियर हुआ ये बात? गर्व? सर हमें नहीं हुआ। नो सर। जैसे एक इंडियन कंपनी है, वो अमेरिका में जाकर एक अपना काम कर रहा है, ठीक है? तो वो हमारा कोई एम्बेसी थोड़ी है जो अमेरिकन हमको दे देंगे, है ना? अगर कोई इंडियन कंपनी वहां जाके काम कर रहा है, अमेरिका में जाके काम कर रहा है या लंदन में जाके काम कर रहा है, तो वो जो जिस लैंड पे काम कर रहा है, ठीक है, वो कोई हमारा टेरिटरी थोड़ी है, वो तो ब्रिटिश ही टेरिटरी है ना। हम ना तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ना ही हम एम्बेसी हैं, तो वो टेरिटरी तो उनका ही हुआ ना। सर यहाँ पे लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जियोग्राफिकल थोड़ी ना हुआ, यहाँ पे तो इकोनॉमिकल हुआ ना, वो तो इंडिया का ही हुआ ना। इंडिया का कैसे हो गया? तुम अगर किसी कंपनी में जाके काम कर रहे हो, तुमको वहां का रिसोर्सेज तो वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आई वो थिंक तुम, ये हाँ, एम्बेसी और उसमें कंफ्यूज हो रहा है कंपनी में। एम्बेसी अलग चीज हो गया और कंपनी याद रखना, ठीक है? एम्बेसी तो अलग ही हो गया, वो तो है ही हाँ, है। बस अलग ही हो गया। तो अगर कोई नहीं नहीं इंडियन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीरव मोदी जो है वो जाके लंदन में काम करेगा, तो वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी, तो माने इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में बात नहीं हो रहा, डोमेस्टिक टेरिटरी का बात हो रहा है। क्या वो टेरिटरी इंडिया का है? वो जमीन इंडिया का है? खाली इतना ही सोचो, इकोनॉमी के बारे में मत सोचो अभी। अभी खाली ये सोचो कि वो जमीन इंडिया का है कि नहीं, ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है यहाँ, ठीक है? तो इंडियन तो फिर कंपनी ऐसे अगर, तो सर अगर एम्बेसी, अगर अमेरिकन एम्बेसी यहाँ है तो वो जमीन भी तो इंडिया का ही तो है। अरे वही तो बात है, वो तो अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, हमने दे दिया उसको। तो सर जहाँ पे जमीन मतलब समझ लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, वो समझ लीजिए लंदन में एस्टेब्लिश्ड है, तो जो जमीन है वो भी तो जो इंडियन आदमी, वो तो खरीद ही लिया ना उस जमीन को, तो ऐसे तो वो फिर वो इंडियन ही होगा।
लेकिन वो आदमी इंडियन है कि नहीं ये भी तो डाउट है। अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो फिर सर अब ये तो फिर डिपेंड करता है ना, फिर तो क्वेश्चन ही गलत तुम हो गया। सुनो, नहीं नहीं, तुम यहाँ पर तुम थोड़ा सा माने जंप कर रहे हो। तुम एक स्टेप आगे भाग गए। अभी हम लोग खाली जब हम लोग अभी इस बात का जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो जमीन इंडिया की है कि नहीं, वहां से टैक्स लेना है कि नहीं लेना, ये डिस्कशन नहीं चल रहा अभी। इसको कंफ्यूज मत हो। तुम इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में सोच रहा है कि वहां से हम पैसा लेंगे कि नहीं, अभी वो नहीं सोच रहे। अभी हम खाली ये सोच रहे हैं ये जमीन इंडिया का है कि नहीं, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है या नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या तुमको लगता है कि कोई इंडियन कंपनी लंदन में जाके जमीन लेगा, ठीक है, भले ही वो इंडियन खरीद लिया वहां पर, ठीक है, वो वहां पे खरीद के काम कर रहा है, लेकिन क्या वो जमीन इंडिया का है कि लंदन का है? वहां पे जो तुम ऐसा सोचो ना, जो डीड बनेगा क्या वो इंडिया में बनेगा कि वहां बनेगा? सोच के देखो। अच्छा ऐसा सोचो, मान लो कि एक एक तुम्हारे पास एक जमीन है, ठीक है, कोई जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाला आया तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है, और उसने आके तुमसे वो जमीन खरीदी, ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वाला आके यहाँ बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो जमीन माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, लेकिन क्या माने वो जमीन माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन वो जमीन तो इंडिया में ही है ना। समझ में आ रहा बात को? वो वहां पे तो क्या अगर आप अमेरिका का झंडा जियोग्राफिकली लगा देगा? जाओगे फिर तो क्या फिर वो है ही अमेरिका है। का झंडा लगा के काम कर सकता है वहां पे? नहीं। सोचो, क्या वो अमेरिका का झंडा लगा हाँ। के काम बोलेगा नहीं नहीं ये अमेरिकन नेशनलिज्म हो गया, हम अमेरिका और अमेरिकन हो गए? ऐसे तो कोई देश खरीद लेगा फिर तो। ऐसे तो बिल गेट्स हमारा पूरा का पूरा इंडिया, ऐसे कलकत्ता खरीद लेगा, इसका इतना पैसा है। मुकेश अंबानी जाके अफ्रीका खरीद लेगा ऐसे तो ये नहीं होता है। समझ में आ रहा बात को? तो अगर वो टेरिटरी का बात हो रहा है, जमीन इंडिया की है, भले ही वो वहां पर काम कर रहा है। समझ में आ रहा बात को? यहाँ पर अभी हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको अलग करना। नेशनल इनकम किसका होगा, वो इनकम कहाँ टैक्स देगा, वो बात नहीं कर रहे, खाली डोमेस्टिक टेरिटरी का बात, ठीक है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंडिया में है, ठीक है, तो वो इंडिया का एरिया है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ओके। नाउ बोल रहा है कंपनी इन इंडिया, ठीक है, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, ठीक है, एक कंपनी है इंडिया में, उसका ओनर है जापानीज, ठीक है, लेकिन वो तो हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि जमीन तो हमारी है, हमारे एरिया का ही है वो है, ठीक है, ओन कर रहा है कोई जापानीज, कोई बात नहीं। ये तो वही वाला बात हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होगा तो वो अमेरिकन ही ओन करेगा, एक ही बात है, ठीक है, कंपनी उसकी है पर एरिया हमारा है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क इंडिया का नहीं। न्यूयॉर्क इंडिया का नहीं है, ठीक है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो न्यूयॉर्क का ही है, ठीक है, क्योंकि रिलायंस वाला वहां पे कुछ भी खरीद ले, वो एरिया किसका है, वो टेरिटरी किसकी है, वो अमेरिकन की है, ठीक है, ओके। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, अगेन हमारी टेरिटरी है, फॉरेन बैंक है तो क्या हमारे एरिया में बैंक खोला उसने, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है, ठीक है। फिर इंडियन एम्बेसी इन जापान, तो हमारी है। हमारी हमारी है, वो तो हमारी है इंडियन एम्बेसी इन, ठीक है, ओके। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, चाइना की है। चाइना का है, ठीक है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये रशिया का है हमारा। ये रशिया का है, ठीक है। नाउ टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, जमीन किसका है, अमेरिकन का ही है, टाटा ने खरीदा हो तो उसने किसी और को रेंट दे दिया, पर डोमेस्टिक टेरिटरी उनका ही है। समझ में आ रही है बात को? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो क्या क्या चीज एक्सटेंशन में आएगा? नंबर 1 आएगा हमारे शिप्स, हमारे एरोप्लेन्स, ठीक है, हमारे जो फिशिंग वेसल्स हैं वो, ठीक है, हमारा कोई जैसे हमारा बॉम्बे हाई है, कोई हमारा फ्लोटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो सारा हमारा एक्सटेंडेड डोमेस्टिक टेरिटरी है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो एम्बेसी है, हमारा जो काउंसिल है वो सारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। समझ में आ गया बात को? यस सर। गर्व, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में जद्दोजहद? कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी आगे करेंगे ना, जब नॉर्मल रेसिडेंट्स की बात करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी इसके अंदर, ठीक है। अभी ये पहला हो गया कि आप ये समझो जमीन किसकी है, जमीन वाला क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। यस यस। सर। इसी के लिए मैंने तुम लोग को बोला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बहुत बार ऊपर नीचे दाया माया फेंकेगा ये आपको, इसी के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। नाउ नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो इंडिया के नागरिक हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री refers to an individual
or an institution who ordinarily resides in the country and his center of economic interest also lies in that country. ठीक है, नाउ अभी ये डेफिनेशन बहुत सिंपल लगेगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्मल रेसिडेंट कौन हो गया, जो इंडिया में रहता है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में है, जो ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड करता है, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब वो जो खरीदी बेची जो बिजनेस करता है वो भी इंडिया में ही करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर गर्व कुमार सुराना या वरुणी का एग्जांपल ले, खाली गर्व गर्व करेंगे तो अक्सर सब बोलेगा सर हमारा नाम क्लियर है। मान लो वरुणी ने एक तो क्या नाम है, वरुणी जो है वो इंडिया में रहती है, इंडिया से उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और फिर उसने अपना बुटीक यहाँ पर खोल लिया, ठीक है। तो अब जो वरुणी है वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है क्योंकि वो इंडिया में ही रहती है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और उसका जो बिजनेस है वो भी इंडिया में ही है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है। तो यहाँ पर हम लोग खाली नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं करते, इंस्टीट्यूशन की भी बात करते, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, ठीक है। तो तुम लोग लगा सर ये तो बात इजी है, हमको पता ही है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कंफ्यूजन आएगा, लेकिन आप लोग पहले क्या नाम है अपना क्लैरिटी करते हुए चलो, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। अब ये कर्व थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा क्या नाम है सीरियस होकर सुनना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? The center of economic interest implies two things: the resident lives or is located within the domestic territory, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे आएगा उसमें, वो जो रेसिडेंट है वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना चाहिए, ठीक है। एंड द रेसिडेंट्स कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिव फ्रॉम दैट लोकेशन, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे होगा, मतलब हम कैसे मानेंगे कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का है, माने पहले तो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का है और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया का कैसे होगा, जब वो आदमी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, ठीक है। और उसकी जो अर्निंग हो रही है, उसकी जो स्पेंडिंग हो रही है या जमा कर रहा है, वो सारा क्या नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है, वो सब इंडिया में ही आता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां से आपका बहुत क्लैरिटी आएगा, इसको ध्यान से देखना। What are followings are not included under the category of normal resident. ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। कौन लोग? नंबर वन, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, ठीक है, हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ ये लोग सब इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं? नहीं है, क्योंकि ये लोग छुट्टी पर आए हैं, है ना, या अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं, या स्पोर्ट्स खेलने के लिए आए हैं, कॉन्फ्रेंसेस के लिए आए हैं। दे आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। अभी तुम पूछ रही थी ना बुरनी कौन लोग काम करते हैं वहां पर, है ना। तो जो एम्बेसी में जो स्टाफ काम करता है, फॉरेन स्टाफ, नॉट इंडियन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ, ऑफिशियल्स जो उन्होंने वहां से भेजे हैं, डिप्लोमेट्स यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। माने अगर कोई सपोज, जैसे मैंने तुमको बोला बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना आर्मी का भी बेस बनाती है दूसरी कंट्रीज में, जैसे हमारा भी श्रीलंका में है, ठीक है। तो वहां पे अगर हमारा कोई आर्मी ऑफिसर जाके काम कर रहा है तो वो इंडियन आर्मी ऑफिसर है, वो श्रीलंका का आर्मी ऑफिसर नहीं है, वो श्रीलंका का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात को? वैसे ही एमबीसी के अंदर में जो भी काम कर रहा है, तुम बोले कि सर वो तो इंडिया में है, पहला बात तो ये वो इंडिया में है ही नहीं, वो इंडिया में होके भी अमेरिका में ही है, क्योंकि दैट लैंड बिलोंग्स टू अमेरिका, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेन स्टाफ है, वो एम्बेसी का आदमी अपनी एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है, वहां का ऑफिशियल है या डिप्लोमेट है, तो वो सब क्या है, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री है, ठीक है, नॉट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा नहीं होगा, वो उस कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा। समझ में आ रहा बात को? अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ हुआ, हु आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, फॉर एग्जांपल वरुणी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है, ठीक है, और वो जाके चाइना में काम कर रही है, ठीक है, तो वो चाइना की रेसिडेंट नहीं है। समझ में आ रहा बात को? ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। वो सारे इंटरनेशनल के उसमें चले जाएंगे, ठीक है, वो इंडिया के भी नहीं ट्रीट करेंगे, उनके भी नहीं ट्रीट करेंगे, इंटरनेशनल एरिया के वो हो जाएंगे, तो वो उस कंट्री का नहीं है। समझ में आ गया बात को?
Employees of the international organization are considered a resident of the country to which they belong and not of the international area. समझ में आ गया बात को? कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का आदमी अगर काम करता है, ठीक है, तो दे आर कंसिडर्ड अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग and not of the international areas. For example, an American working in UN office located in India will be treated as normal resident of America, ठीक है, not of India. समझ में आ रही है बात को? Are you all with me? कि are you lost it? सर लेकिन इसके ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है कि दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। हाँ, वो इंटरनेशनल एरिया के हैं, पर जब हम टैक्स कैलकुलेशन या नेशनल इनकम का बात करेंगे, जो उनकी सैलरी होती है वो उन्हीं देश में ऐड होगी। वो इंटरनेशनल एरिया में तो कैसे, इंटरनेशनल तो कोई कंट्री नहीं है, तो वो उनके देश में ही ऐड होगी, ठीक है, समझ में आ रहा बात को? लेकिन सपोज कर लो अगर तुम चाइना गया है, ठीक है, और अगर तुमसे कुछ पूछा जाएगा तो तुम बोलेगा हम इंटरनेशनल सिटीजन है, बिकॉज यू बिलोंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हु का जो प्रेसिडेंट है, वो तो सब जगह घूमता रहता है, टूर करता था, कभी चाइना, कभी जापान, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वो, ठीक है, तो ही इज अ इंटरनेशनल रेसिडेंट, ठीक है। पर अगर उसकी सैलरी का कैलकुलेशन होगा तो वो जिस कंट्री का ओरिजिनल है उस कंट्री का उसका माना जाएगा। समझ में आ रहा बात का? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां का होगा, वो सारी कंट्री में डिवाइड नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर लेकिन एक तो एक्सेप्शन आ जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये एक तो एक्सेप्शन यहां पर आ जा रहा है, ठीक है। However, if our employees are working for more than 1 year in such international institutions, ठीक है, if they are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मान लो वरुणी अगर 1 साल से ज्यादा चाइना में रुक गई, ठीक है, और जनरली 1 साल का टर्म कंसिडर किया जाता है, एक 1 ईयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। अगर वरुणी 1 साल तक चाइना में जाकर वहां का WHO में काम कर रही है, ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा, ठीक है, तो फिर वो चाइना की रेसिडेंट मानी जाएगी। समझ में आ रहा बात को? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है। तो इफ द अमेरिकन इज वर्किंग इन UN ऑफिस इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, देन ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया बात को? अगर अगर लाइक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब अमेरिका या फॉरेन में कहीं पर, और मैं वहां पर वर्क कर रही हूँ 1 साल से ज्यादा, तो मैं वहां के रेसिडेंट नहीं बनूंगी ना, तो प्राइवेट। हाँ, नहीं, 1 साल से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो आप वहां के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाओगे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन, ठीक है। यू वोंट बिगिन द सिटीजन, यहाँ पे एक तो डिफरेंस है, सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट पे एक डिफरेंस आएगा, ठीक है। हाँ, वो ग्रीन कार्ड होल्डर वही है। हाँ, तो यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, बट यू आर नॉर्मल रेसिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन, अंडरस्टूड? नॉट नेसेसरी अ सिटीजन, बट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई NRI है, ठीक है ना, कोई NRI है, जैसे NRI लोग कौन होते हैं, कोई NRI है, ठीक है, ही कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज वो 1 साल से इंडिया में है ही नहीं। अगर 1 साल से ज्यादा वो किसी और कंट्री में है तो वहां का रेसिडेंट है, ठीक है, बट ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा बात को? बिकॉज उसको वहां का सिटीजनशिप अभी नहीं मिला है। क्लियर? ठीक है। अब सपोज कर लो हमारे जो, हाँ अनुष्का बोलो। ऐसा वरुण ने पूछा, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर वर्क करेंगे तब भी? हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करेगी तो ऑब्वियसली तुम वही का, अगर तुम 1 साल से ज्यादा वहां काम करेगी, ठीक है, तो वहां की तुमको रेसिडेंट माना जाएगा वहां का, ठीक है, क्या नाम है, तुमको नॉर्मल रेसिडेंट वहां का माना जाएगा। और टाइम जो शेड्यूल है वो 1 ईयर का है, 1 ईयर से वो लोग चेक करते हैं, अंडरस्टूड? चलो, अगर आप क्रू मेंबर है किसी फॉरेन वेसल के, कमर्शियल ट्रैवलर है या सीजनल वर्कर है, ठीक है, अगर आप 1 साल से ज्यादा, ठीक है, दे स्टेज लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो अगर आप 1 साल से कम है तो आप यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। आपको नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए कम से कम 1 साल से ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप बोलो बोलो। और जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जाते हैं बाहर, लाइक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का या 1.5 ईयर का, तो उनका क्या है? तो तुम अगर 1 साल से ज्यादा है तो वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगी। बट ये कंपनी को पता है कि मैं यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ? हाँ, तुम लोग को पता रहता है ये चीज। यही तो मैं तुम लोग को बोल रहा था, इसमें बहुत सारा लोचा है, छोटा 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 चीज है ना। ये होगा तो कैसे, वो होगा तो कैसे, इसी के लिए टैक्स कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड दिस एंड दैट आता रहता है, तो हम लोग को बहुत क्लैरिटी चाहिए, समझा? चलो
बॉर्डर वर्कर्स, अब यहाँ पे बता रहा है, हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस टू वर्क इन द अदर कंट्री, they are treated as the normal residents of the country where they live and not where they work. For example, जैसे हमारा ये इंडिया है और यहाँ हमारा श्रीलंका है, ठीक है, या एग्जाम्पल और अच्छा बेटर होगा अगर हम सपोज करो बांग्लादेश की बात कर लें, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, और ये हमारा बंगाल लगता है यहाँ से, ठीक है, सपोज करो। अब मान लो बांग्लादेश में कोई क्राइसिस हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे इंडियन आर्मी लोग हैं वो इनको हेल्प करने जा रहा है। मान लो अर्थ कोई क्या गया, भगवान ना करे, वहां पे अर्थ कोई आ गया, ठीक है, तो इंडियन आर्मी के लोग वहां जाके हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे, बांग्लादेश के नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वो आते जाते रहता है रेगुलर बेसिस पे अपने काम के लिए, ठीक है, बहुत सारे वो काम तो होते हैं जो वैसे भी इंडियन, इंडियन आर्मी के ही है, तो इंडियन आर्मी तो फिर इंडिया का ही होगा ना। नहीं मान लो श्रीलंका में जा रहा है और श्रीलंका में जाके बोलेगा वहां पे माने जैसे अपने काम के लिए आता जाता रहता है, ठीक है, तो बहुत टाइम श्रीलंका में रहता है, बहुत टाइम इंडिया में रहता है, ठीक है, हाँ, तो अगर वो एक साल से ज्यादा भी रहे, लेकिन अगर वो इंडियन आर्मी का है तो फिर तो वो इंडियन ही होगा। फिर तुम गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिटीजनशिप और रेसिडेंट में फर्क होता है, इस चीज को क्लियर करो पहले। समझ में, रेसिडेंट का मतलब होता है आप कोई जरूरी है, अगर आप रेसिडेंट है जरूरी नहीं आप सिटीजन है, समझ में ना बात को, और रेसिडेंट कौन लेकिन होता पहले है, जब हम लोग पढ़े थे कि हु आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो उसमें लिखा हुआ था ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, तो वही तो हुआ। मिलिट्री स्टैब्लिश, हाँ ये एक तरह से तुम जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है, क्योंकि बॉर्डर वर्कर्स जो है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए, बॉर्डर वर्कर का मतलब यहाँ पर आर्मी नहीं है, ओके, हम्म। जो बॉर्डर पे लोग काम करते हैं, माने यहाँ पे बॉर्डर वर्कर हम लोगों ने इसको मिसरेड कर लिया, ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी, अगर आर्मी होगा तो वो इंडियन ही होगा, ठीक है, बॉर्डर वर्कर मतलब यहाँ पर बॉर्डर फोर्स नहीं है, ठीक है, बॉर्डर वर्कर मतलब जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, है ना, जैसे तुम देखता है नहीं बहुत सारे, जैसे हम कहाँ का एग्जांपल दे, एग्जांपल देने के चक्कर में, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश में तुम देखेगा, वहां पर समझ करो यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है, ओके, तो अब यूरोप का एक, रीजन है ना, वहां पे तो बॉर्डर्स ही नहीं है, मतलब सब तो हाँ जुड़ा हुआ वहां ही पे है। बॉर्डर है ही नहीं ना, वहां पे वैसा कोई वैसा बॉर्डर नहीं है, तो ये लोग को परचेसिंग करना है तो ये लोग यहाँ चले जाते हैं, है ना, सेलिंग करना है तो यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से परचेज करते हैं, यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है, तो वो लोग रेगुलर बेसिस पे काम के लिए आते जाते रहते हैं, तो उनको इंडिया नहीं माना जाएगा, उनको बांग्लादेशी नहीं माना जाएगा, समझ क्या, वी आर नॉट टॉकिंग, हम लोग बॉर्डर को आर्मी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नॉट बॉर्डर आर्मी, ओके, चलो, अब यहाँ पर देखो कुछ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट है, यस। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी Yes, इन sir. यूएसए, तो ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ही तो हुए, क्योंकि वो तो इंडिया ही है ना, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी है, और वो जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं, तो इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए आर दी नॉर्मल रेसिडेंट्स। क्या हुआ अनुष्का, एनी प्रॉब्लम? सर लेकिन 1 ईयर का टर्म अगर नहीं दिया तो कैसे पता चलेगा? अरे यार 1 ईयर तो ये लोग तो, अभी तुम कंफ्यूज हो गई फिर से, इंडियन एम्बेसी किसका है, इंडियन एम्बेसी तो हमारा ही है, हाँ। यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है वो उसका इंडियन का ही है ना, यस। वो तो हमारी एरिया है ना, वो तो इंडिया ही है, तो अगर इंडिया का आदमी इंडिया में काम कर रहा है तो इंडिया का ही तो नॉर्मल रेसिडेंट हुआ, समझ में आ गया बात को? यस सर। अब ये है बोल रहा है जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ्स है तो क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट है? नो सर। नहीं, अगर 12 मंथ्स होता होता। तो वो होता, क्योंकि एक साल से माने एक, अगर इसको हम लोग 22 मंथ्स कर देंगे तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, क्योंकि वो 12 महीना से ज्यादा है इंडिया में, समझ में आ रहा बात को? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, याद रखना, ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माने यहाँ रुका हुआ, रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु स्टेज हियर, है ना, है ना, चलो, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, क्या वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यस। कि पाकिस्तानी है? यस। इंडिया का है। इंडिया का है, पाकिस्तानी थोड़ी ना हो गया वो, इंडिया का आदमी क्या मैच देखने गया, देख के वापस आ जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चलो, इंडियंस वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, देखो यहाँ 1 साल से कम है, इंडिया का है। वो इंडिया का है, अगर वो 1 साल से ज्यादा रुक जाता तो फिर वो अमेरिकन रेसिडेंट हो जाता, नॉट अमेरिकन सिटीजन,
समझ में आ रहा? देयर इज अ डिफरेंस, ही इज नॉट अ सिटीजन, ही इज अ रेसिडेंट. इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया. हाँ, yeah. Yeah, normal हाँ, residents. नॉर्मल Yeah. रेसिडेंट है. वेरी गुड. फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल. No. एक महीना में कोई फर्क नहीं पड़ता. इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज. No. नो. इंडिया है, इंडिया इंडिया का इंडियन है. रेसिडेंट है वो, है ना. हाँ. हज 2-3 महीना का होता है, 3-4 महीना का हज होता है. ठीक है, तो वो इंडियन रेसिडेंट है. ओके, थोड़ा सा क्लैरिटी आया. आई नो इट इज डिफिकल्ट, है ना. इसको बहुत सोचना पड़ेगा, दिमाग में इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा. इसका PDF को 4-5 बार पढ़ना, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना, तब और क्लियरिटी आएगा. समझ में आ गया? इट इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. थोड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स. गर्व, समझ में आ रहा बात को? सिटीजन और रेसिडेंट एक चीज नहीं होता है. वैसे जनरली हम लोग के ऊपर में अप्लाई हो जाता है, क्योंकि हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं और रेसिडेंट भी ऑफ इंडिया भी हैं. ठीक है, बट ये दोनों टर्म हर आदमी के लिए कॉमन नहीं है. ठीक है. Citizen is basically a legal concept based on the place of birth of a person or some legal provision allowing a person to become a citizen. It means Indian citizenship can arise in two ways. ठीक है, आप इंडियन सिटीजनशिप दो तरह से हो सकते हो. कैसे? या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. है कि? तो अगर कोई भी इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी. ठीक है. या फिर कोई पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर द सिटीजनशिप एंड इंडिया लॉज अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन. फॉर एग्जांपल, जो वो पाकिस्तानी सिंगर है ना, क्या नाम है उसका, बोलो तो, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, अदनान सामी, है ना. वो ही वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान. ठीक है, तो ही वॉज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पर उसने पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया में अप्लाई किया. इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया, तो अब वो इंडियन सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजन है. ठीक है. तो इसका मतलब जो लोग अमेरिका में जाके, जैसे तुम बोली मैं अमेरिका में जाके काम कर रही हूँ, तो तुम अमेरिका की सिटीजन नहीं हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि ना तो तुम वहां पर बॉर्न हुई हो, और ना अमेरिकन ने तुमको अभी लीगली एक्सेप्ट किया है एज देयर सिटीजन. अंडरस्टूड? सो सर, फॉरेन में ये रूल है कि इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर द हाँ, दैट कैटेगरी. हाँ, वहां पर भी है, सब जगह सेम ही है. अब जैसे सपोज कर लो, जैसे मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका में रहता है, वहां पे काम से गया था. ठीक है. फिर उसकी वाइफ भी चली गई वहां पे काम करने के लिए, और उनके वहां पर बेबीज हो गए. तो उनके जो बेबीज है ना, दे आर एक्चुअली अमेरिकन सिटीजन. ठीक है. नॉट नेसेसरी देयर पेरेंट्स, है ना, बिकॉज दे आर नॉट बॉर्न देयर, और अभी तक उनका लीगल लॉ अप्लाई नहीं हुआ है. समझ में आ रहा बात को? बट इफ यू आर बॉर्न इन अमेरिका, यू आर अ सिटीजन ऑफ अमेरिका. क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ठीक sir. है. लेकिन रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? रेसिडेंटशिप होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट based on the economic activities performed by a person. An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country. इसको क्लियर कर लो. ठीक है. माने कोई भी आदमी अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा रुक गया और वो जो काम कर रहा है उसमें उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसी देश में, तो वो रेसिडेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी द सिटीजन. समझ में आ गया बात को? Yes, क्लियर sir. हुआ ये चीज? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 year इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. however he is not a citizen or national of India as he does not hold the citizenship of India. समझ में आ गया बात को? Yes, sir. अब सपोज कर लो कोई NRI है. ठीक है. जैसे एक आदमी, जैसे तुमने, अनुष्का है, जो इंडिया से जाके लंदन में चली गई काम करने के लिए, 4-5 साल से वही है. ठीक है. तो वो नॉन रेसिडेंट हो गई ना. NRI मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया. बट इज ऐसा नहीं है कि ही इज अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं है वो. ही इज नॉट अ NCI, ही इज अ NRI. समझ में आ गया? वो NRI क्यों है? क्योंकि 12 महीने से ज्यादा वो इंडिया से बाहर है. समझ में आ रहा बात को? क्लियर है तुम्हारा? तो सिमिलरली अ नॉन रेसिडेंट इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन विच ही लिव्स. ठीक है. इट मींस अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री. समझ में आ रहा बात सबको? Yes, sir. तो हम लोग कंफ्यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोग तो इंडिया में ही रहते हैं. तो हम तो 1 साल से, हम तो भैया पैदा यहीं हुए, यहीं पर है, तो हम तो ऑब्वियसली सिटीजन तो है ही. और हम अभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं. और हम लास्ट 12 महीना में भी हम इंडिया में ही है. तो अगर हम लास्ट 12 महीना में इंडिया है में है तो हम यहाँ के रेसिडेंट भी हैं,
और सिटीजन तो खैर हम है ही, लेकिन अगर हम किसी कारणवश, फॉर एग्जाम्पल वरुणी अगर बाहर पढ़ने गई है 3 साल, ठीक है, ठीक है, तो वो 1 साल तो मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया तो रहेगी, बट 1 साल के बाद नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, है ना। रेसिडेंट होने के लिए आपको लास्ट 12 महीना में इंडिया में रहना ही चाहिए, है ना। सर एक रेसिडेंट होने के लिए कोई भी फॉरेन कंट्री का, इसमें हमारा भी वो माना जाता है, मतलब लाइक हमारा अप्रूवल लिया जाता है कि हम अपने आप को रेसिडेंट कहना चाहते हैं कि नहीं, कि बस वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आप यहाँ पर हो तो आप हो गए। टेक्निकली अगर आप 12 महीना वहां पर रह के अगर आप कोई इकोनॉमिक क्या नाम है फायदा कर रहे हो, वहां से पैसा कमा रहे हो, तो 12 महीना के बाद जो आपका टैक्स है आपको उस कंट्री में ही देना पड़ेगा। समझ मेरा बात को, माने कंट्री छोड़ेगी नहीं वो, क्योंकि आप वहीं पे अच्छा, 12 इकोनॉमिक महीने से इंटरेस्ट पहले कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है? देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा, ओके। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो आप नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, है ना। तो इसमें भी एक तो कभी कभी क्या होता है, एक आदमी है 2002 में इंडिया में आया, ठीक है, यहाँ पर करीब 8 महीना 9 महीना रुका, फिर अमेरिका चला गया, वहां पर 12-13 महीना रुका, फिर इंडिया आ गया, फिर इंडिया में 1 साल रुका, है ना। तो वो कितनी बार रेसिडेंट होगा, कितनी बार नहीं होगा, उस ईयर में रेसिडेंट है, अगले ईयर में रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सिटीजन है। समझ आ रहा बात को। जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं उनका ये चलता रहता है इधर उधर इधर उधर, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। तो आज यहीं तक हम लोग करेंगे, 1 घंटा का क्लास हो गया, ठीक है, इसको आज यहीं तक करेंगे, इसको आप कंसेप्ट को आप पढ़ते रहिए, क्लियर करते रहिए, इसके बाद हम लोग इस वाले कंसेप्ट में भी जाएंगे, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। मजा आया। यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड।